डियर स्टूडेंट्स, जो हम लोगों की भूगोल की श्रृंखला प्रारंभ हुई है उसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से प्रारंभ करते हुए हम लोग अर्थ मूवमेंट चैप्टर पर पहुँचे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि वोल्केनो ज्वालामुखी के विषय में विस्तृत अध्ययन हम लोगों ने किया था। सडन इंडोजेनेटिक मूवमेंट्स में ज्वालामुखी के बाद, या यूं कहें कि ज्वालामुखी के एक अभिन्न अंग के रूप में अर्थक्वेक, भूकंप को भी लिया जाता है। भूकंप आकस्मिक संचलन है। भूकंप शब्द का अर्थ अगर हम देखें तो उसका अर्थ होता है कंपन। किसी भी ज्ञात या अज्ञात कारणों से अगर इस पृथ्वी धरातल में कंपन होता है, उसी कंपन को भूकंप कहते हैं। इसको थोड़ा सा और विस्तृत करते हुए अगर कहा जाए कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण तथा चट्टानों की पहले से चली आ रही व्यवस्था में किसी भी कारण से जो अव्यवस्था उत्पन्न होती है और उस अव्यवस्था से जो धरातल में, भूपटल में, अर्थ क्रस्ट में जो कंपन होता है, उसी कंपन को भूकंप कहा जाता है। अब अगर मानवीय आधार पर हम देखें तो भूकंप अभी भी रहस्यमयी घटना है, क्योंकि बहुत प्रयासों के बाद भी, बहुत अनुसंधान रिसर्च के बाद भी अभी तक हम लोग भूकंप की भविष्यवाणी करने में सफल नहीं हो पाए हैं। एक क्वेश्चन भी पूछता है कि निम्न में से किसकी भविष्यवाणी अभी नहीं की जा सकती है। आंसर आपके सामने है। भूकंप से संबंधित अनेक शब्द हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और उन शब्दों से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो आपके सम्मुख प्रस्तुत होता है। अगर इस वीडियो लेक्चर में उन शब्दों को आप समझ लेंगे, अच्छे से जान लेंगे, तो आगे भूगोल पढ़ने में भी और साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जो आप दे रहे होंगे उसमें भी आपको यथोचित मदद पहुंचेगी। अब आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, इस बोर्ड पर ये शब्द मैंने लिखा है। ये पहले से इसलिए मैं लिख देता हूं कि टाइम कम लगे, जो आपसे बातें हों वो तथ्यपरक हों, लिखने में टाइम हम लोग ज़्यादा वेस्ट ना कर पाएँ। इसमें देखिए मैंने शब्द लिखा है सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी, फोकस, एपिसेंटर, आइसोसिस्मल लाइन्स, होमोसिस्मल लाइन्स एंड सुनामी। अब इसमें एक एक करके हम लोग इसका विश्लेषण करेंगे, इसके विषय में जानेंगे, क्योंकि भूकंप पर मैंने भी सर्च किया, ऑनलाइन मैटर बहुत कम है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि भूकंप से संबंधित आज तक जितने भी क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में पूछे गए हैं उनका या उनसे संबंधित सभी तथ्यों का समावेश
इस लेक्चर में हो। इसके तहत सबसे पहले हम लोग लेते हैं सिस्मोग्राफ। हिंदी में अगर इसका हिंदी कह दें तो पूरा अर्थ क्लियर हो जाएगा। भूकंप मापक यंत्र, वह यंत्र जिससे भूकंप का मापन होता है उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। दूसरा शब्द है सिस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान, वह विज्ञान जिसके अंतर्गत भूकंप की उत्पत्ति से लेकर उसके प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है, उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, उसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है। या यूं भी आप कह सकते हैं कि सिस्मोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है फोकस। फोकस, अब आप देखिए ये जो है आपका पृथ्वी, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसी को कहा जाता है फोकस या भूकंप मूल या भूकंप केंद्र। तो भूकंप केंद्र जो होगा वो पृथ्वी धरातल के अंदर होगा। इसके बाद यहां से विभिन्न भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है और धरातल के अंदर से जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगे आकर टकराती हैं, धरातल पर स्थित उस बिंदु को ईपी सेंटर कहा जाता है। अधिकेंद्र, हिंदी में अधिकेंद्र कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उस उद्गम केंद्र को फोकस कहते हैं और सबसे पहले धरातल के अंदर से आकर जहां पर भूकंपीय तरंगे टकराती हैं, धरातल पर स्थित उस बिंदु को ईपी सेंटर कहा जाता है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए कि भूकंप के झटके सबसे पहले कहां महसूस किए जाते हैं। आंसर आपका होगा ईपी सेंटर, क्योंकि जो भूकंप केंद्र है वो तो धरातल के अंदर है। तो सबसे पहले झटके जो है इसी अधिकेंद्र, इसी ईपी सेंटर पर महसूस किए जाते हैं, जो कि धरातल पर अगर कहा जाए तो भूकंप का प्रतिनिधित्व करता है। यही कारण है कि सबसे ज्यादा हानि इसी ईपी सेंटर के पास होती है। जैसे जैसे भूकंप अधिकेंद्र या ईपी सेंटर से स्थानों की दूरी बढ़ती जाती है, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता कम होती जाती है, भूकंपों का प्रभाव कम होता जाता है और जो हानि की तीव्रता है वो भी कम होती चली जाती है। दूसरा एक क्वेश्चन इसी से पूछ देता है कि अधिकेंद्र यानी ईपी सेंटर फोकस से कितने डिग्री पर स्थित होता है। आंसर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। हमेशा ईपी सेंटर भूकंप केंद्र के 90 डिग्री के कोण पर, 90 डिग्री के एंगल पर स्थित होता है। तो दो आपका हो गया, फोकस जो गहराई में स्थित होता है, धरातल के अंदर स्थित होता है, ईपी सेंटर जहां सबसे पहले झटका महसूस किया जाता है भूकंप का,
और वो धरातल पर स्थित होता है। अब आइसोसिस्मल लाइन समभूकंपीय रेखा कहा जाता है। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को आइसोसिस्मल लाइंस कहा जाता है, समभूकंप रेखा कहा जाता है। अब मान लीजिए आप कि यहाँ छेक आया, यहाँ छेक आया, यहाँ छेक आया। अब तीनों को मिलाते हुए अगर कोई लाइन आपने ड्रा कर दिया तो उसी लाइन को आइसोसिस्मल लाइंस कहा जाता है। आइसोसिस्मल वह लाइन है जो समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाती है। दूसरा इसी से संबंधित होमोसिस्मल लाइन एक ही समय पर आने वाले भूकंपों के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को होमोसिस्मल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एक ही समय पर आने वाले भूकंपों के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को होमोसिस्मल कहा जाता है। इस तरह से आइसोसिस्मल जहां भूकंपीय तीव्रता से संबंधित है, वहीं होमोसिस्मल भूकंपीय समय टाइम से संबंधित है। एंड लास्ट जो शब्दावली है जिसको जानना जरूरी है, सुनामी भूकंपीय तरंगों को ही कहते हैं, लेकिन इसकी उत्पत्ति सागरों में होती है। सागरों में जब भूकंप की उत्पत्ति होती है तो उसे सी क्वेक कहा जाता है। धरातल पर हुआ तो अर्थक्वेक, अगर सागर में हुआ तो उसे सी क्वेक कहा जाता है। और उस सी क्वेक से जो लहरें उत्पन्न होती हैं, जो वेव्स उत्पन्न होती हैं, जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, उन्हीं वेव्स को सुनामी कहा जाता है। सुनामी जापानी शब्द है। आपको मालूम ही है कि जापान एक द्वीपीय देश है, एक आइलैंड कंट्री है। उसमें चारों ओर से अनेक बड़ी और छोटी प्लेटें मिली हुई हैं, जिसके कारण वहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप का अनुभव होता रहता है। यही कारण है कि उन्हीं लोगों द्वारा इन सागरीय भूकंपों से उत्पन्न लहरों को सुनामी कहा गया और धीरे धीरे यही शब्द प्रचलित हो गया और सभी लोग सागरीय भूकंपीय तरंगों के लिए सुनामी शब्द का प्रयोग करने लगे। मालूम ही है आपको, सुनामी अब जैसे आपके 2004 का सुनामी जो आपके बंगाल की खाड़ी में आई थी, उससे कितना ज़्यादा हानि हुई थी, खास करके भारत को भी हानि उससे हुई थी। तो ये ध्यान रखिए, इसमें जितने शब्द हैं, अगर ये शब्द आप समझ गए तो भूकंप को समझना आसान होगा। अब हम आते हैं भूकंपीय तरंगों के विषय में, हम लोग जान ले तब इसके कारणों के विषय में जानेंगे। भूकंपीय तरंगें मुख्य रूप से 3 होती हैं। जब मैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ा रहा था तो थोड़ा सा इसके विषय में मैं बताया था आपको। भूकंपीय तरंगें 3, फर्स्ट जो है पी वेव्स या प्राइमरी वेव्स या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स या कंप्रेशनल वेव्स। अब नाम अलग अलग है तो उसका तात्पर्य भी होगा अलग अलग, तभी तो नाम रखा गया होगा ना। पी वेव्स या प्राइमरी वेव्स, चूंकि भूकंप की जब उत्पत्ति होती है तो फोकस से, भूकंप केंद्र से सबसे पहले इन्हीं तरंगों की उत्पत्ति होती है, इसीलिए इन्हें प्राथमिक तरंग कहा जाता है, पी तरंग कहा जाता है, प्राइमरी तरंग कहा जाता है।
उसके बाद है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अनुदैर्ध्य तरंगे। इसमें जब इन तरंगों की उत्पत्ति होती है, पी तरंगों की, तो इसमें कणों की जो दिशा होती है प्रवाह की, वो भूकंपीय लहरों के सीध में होती है। यही कारण है कि पी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहा जाता है। लास्ट है कंप्रेशनल वेव्स, संपीडनात्मक तरंगे। संपीडनात्मक तरंगे इसलिए पी तरंगों को कहा जाता है क्योंकि जब पी तरंगों की उत्पत्ति होती है तो चट्टानों पर दबाव पड़ता है, एक सीध में बढ़ती चली जा रही है, आगे जो भी चट्टान है उस पर दबाव पड़ता जा रहा है। इसी दबाव के कारण पी तरंगों को कंप्रेशनल वेव्स भी कहा जाता है। पी तरंगों की दो तीन विशेषताएं आपको बता दे जो क्वेश्चन के रूप में हमेशा पूछता है। पहली विशेषता तो आपने जान लिया कि सबसे पहले पी तरंगों की ही उत्पत्ति होती है, एक। दूसरी विशेषता, सबसे अधिक गति, सबसे अधिक स्पीड इन्हीं पी तरंगों की ही होती है। दो हो गई विशेषताएं। तीसरी विशेषता कि सबसे पहले धरातल पर, क्योंकि इसके पीछे दो कारण हैं, एक सबसे पहले उत्पत्ति और सबसे तीव्र चलने वाली। इसी कारण सबसे पहले धरातल पर पी तरंगे ही पहुंचती हैं और ये तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। इतनी विशेषताएं आप अगर याद रखेंगे तो पी तरंगों से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए समाधान आपके पास रहेगा। एक और बात बता दे इसमें, जो मैं हालांकि बता चुका हूं पहले ही वीडियो में, कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की सबसे अधिक जानकारी इन्हीं पी तरंगों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। अब आप पूछेंगे कि क्यों होती है भाई? तो इसलिए होती है कि पी तरंगे किसी भी माध्यम से गुजर सकती हैं, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, ठोस हो या तरल हो, किसी भी माध्यम से पी तरंगे गुजर सकती हैं। यही कारण है कि हर एक लेयर्स की सूचना हमें पी तरंगों से प्राप्त हो जाती है। हालांकि पी तरंगे दोनों माध्यमों से तो गुजर सकती हैं, लेकिन माध्यम में परिवर्तन के साथ ही साथ इनके स्पीड में भी, इनकी गति में भी परिवर्तन होता जाता है। पी तरंगे ठोस में अत्यधिक तीव्र गति से चलती हैं, जबकि तरल में इनकी गति कम हो जाती है। अब जहां तेज गति, सिस्मोग्राफ पे आप देख रहे हैं पी तरंग आ रही है, जहां तेज गति, अंदाजा आपको लग गया, अनुमान आपको लग गया कि ये लेयर जो है ठोस अवस्था में होगी। गति कम हुई, आप तुरंत अनुमान कर लेंगे कि ये लिक्विड फॉर्म में होगा। तो इतनी सटीक जानकारी पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में इन्हीं पी तरंगों से हमें मिलती है। दूसरा है एस वेव, सेकेंडरी वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, द्वितीयक तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे। द्वितीयक नाम से भी कुछ अंदाजा आपको लग गया होगा, जैसे वो प्राइमरी, इसी तरह सेकेंडरी। पी तरंगों के बाद एस तरंगों की उत्पत्ति होती है, इसीलिए इन्हें द्वितीयक, सेकेंडरी तरंगे भी कहा जाता है। दूसरा ट्रांसवर्स वेव्स, अनुप्रस्थ तरंगे, इसलिए कहा जाता है इस तरंगों को क्योंकि इसमें कणों की जो गति होती है
वो भूकंपीय लहरों के समकोण पर होती है। भूकंपीय लहरों के समकोण पर कणों की गति होती है। यही कारण है कि इस तरंगों को, सेकेंडरी वेव्स को ट्रांसवर्स वेव्स भी कहा जाता है। द्वितीय तरंगे, इनकी स्पीड पी तरंगों से कम होती है, एक विशेषता। दूसरी विशेषता, एस तरंगे केवल सॉलिड फॉर्म यानी ठोस माध्यम से ही गुजर सकती है, लिक्विड में ये विलुप्त हो जाती है। यही कारण है कि ये तरंगे आपके सागरीय भागों से नहीं गुजरती हैं। साथ ही साथ जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जैसे स्टेनोस्फीयर, आउटर कोर, मालूम ही है आपको, ये दोनों लिक्विड फॉर्म में हैं, तो वहाँ जाने पर ये तरंगे लगभग विलुप्त हो जाती हैं और ये सिस्मोग्राफ पर नहीं दिखाई देती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पृथ्वी के आंतरिक संरचना के विषय में पी तरंग के बाद एस तरंग से ही सर्वाधिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। और ये जो है ध्वनि एस तरंगे जो है, एस तरंगों की जो गति है, इसके विषय में भी पी तरंग का नहीं बता पाए थे। पी तरंगों की जो गति है वो 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि एस तरंगों की गति 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ध्यान रखिएगा, प्रति सेकंड होती है। तो इस तरह से दोनों तरंगों की विशेषता आपने देखी। तीसरी जो एल तरंग है, एल वेव्स है, एल वेव्स नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड वेव्स है, दीर्घ अवधि की तरंग है। दीर्घ अवधि की तरंग इसलिए कहा जाता है, इसके दो कारण। एक, सबसे कम गति इसी एल तरंगों की होती है, एल तरंगों की गति सबसे कम होती है। दूसरा, पूरे पृथ्वी चारों ओर से भ्रमण करके तब ये धरातल तक पहुंचती है, इसलिए इनको समय बहुत अधिक लग जाता है। यही कारण है कि इन्हें लॉन्ग पीरियड वेव्स कहा जाता है, एल वेव्स कहा जाता है। सरफेस वेव्स, ये सरफेस के चारों तरफ भ्रमण करती हैं। यही कारण है कि एक तो इनका नाम सरफेस वेव्स है और दूसरा इसके प्रभाव के रूप में, चूंकि सरफेस के चारों तरफ भ्रमण करती हैं एल तरंगे, यही कारण है कि सबसे कम गति होने के बावजूद सबसे ज़्यादा खतरनाक यही एल तरंगे होती हैं। तो इस तरह से आपने पी तरंग, एस तरंग और एल तरंगों के विषय में पढ़ा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जो जो विशेषताएं मैंने बताई उसको समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब हम आते हैं कौन कौन से भूकंप के कारण हैं, आखिर कौन कौन से ऐसे फेवरेबल कारण हैं जिससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। अब इसमें पहला जो कारण है वोल्केनिक एक्टिविटीज, ज्वालामुखी क्रिया। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग में भी मैं बताया था, ज्वालामुखी और भूकंप दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। अगर ज्वालामुखी होता है तो भले ही तीव्रता में अंतर हो,
लेकिन भूकंप अवश्य रूप से होता है। विश्व के किसी भी क्षेत्र में अगर ज्वालामुखी उद्गार होता है, वोल्केनिक इरुप्शन होता है, तो भूकंप आना ही आना है, धरातल में कंपन होना ही होना है। भले ही उस कंपन की तीव्रता में अंतर हो जाए, उस विस्फोट की तीव्रता के आधार पर। तो ज्वालामुखी क्रिया भूकंप का सबसे बड़ा कारण कहा जा सकता है। दूसरा, फाल्टिंग, भ्रंशन की क्रिया। इस धरातल में चट्टानों में खिंचाव होता रहता है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि इस धरातल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं, उनके विखंडन से ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा कन्वेंशनल करेंट्स के रूप में, संवहनीय धाराओं के रूप में लंबवत गति करते हुए पृथ्वी के आंतरिक भाग से भूपटल की ओर गतिशील होती हैं, जिससे चट्टानों में गतिशीलता होती है। अब वो गतिशीलता दो तरह की हो सकती है, एक विपरीत दिशा में हो सकती है, एक आमने सामने हो सकती है। इससे चट्टानों में फाल्ट का निर्माण होता है, भ्रंश का निर्माण होता है, जिसके कारण भूकंप की उत्पत्ति होती रहती है। जैसे आपका विंध्य पर्वत का निर्माण हो, विंध्य पर्वत टेंशन के कारण ऊपर उठा तो विंध्य पर्वत बन गया, नीचे गया तो आपका नर्मदा घाटी बन गई। दूसरा हलचल हुआ भूगर्भिक हलचल, एक भाग ऊपर उठा सतपुड़ा पर्वत बन गया, नीचे गया ताप्ती घाटी बन गई। अब इसके सहारे, जिसके सहारे वो विंध्य पर्वत या सतपुड़ा पर्वत ऊपर उठा, वहां धरातलीय भाग में गैप हो जाता है, फाल्ट का निर्माण हो जाता है और फाल्ट होने के कारण भूकंप भी आता रहता है। दूसरी ओर जब आमने सामने गतियां क्रियाशील होती हैं, जैसे जितने भी नवीन बलित पर्वत हैं, न्यू फोल्डेड माउंटेन्स हैं, उसमें जब कंप्रेशनल फोर्सेज, संपीडनात्मक बल, दबाव मूलक बल क्रियाशील होते हैं, तो उसमें चट्टानों पर दबाव पड़ता है और उसमें फोल्ड का निर्माण होता रहता है। तो इधर फाल्ट के निर्माण में के समय भी भूकंप आ सकता है, फोल्ड के निर्माण के समय भी भूकंप आ सकता है। यही कारण है कि जितने भी विश्व के नवीन मोड़दार पर्वत हैं, चाहे आपका हिमालय हो, चाहे आल्प्स हो, चाहे यूराल हो, चाहे रॉकी हो, चाहे एंडीज हो, ये सभी मोड़दार पर्वत भूकंप के भी क्षेत्र हैं। उसका कारण उस धरातल के नीचे कंप्रेशनल एंड टेंशनल फोर्सेज का ओरिजिनेशन है। तनाव मूलक एवं दबाव मूलक शक्तियों की उत्पत्ति है उसका मुख्य कारण। तो ऐसे क्षेत्रों में जहां फाल्टिंग की क्रिया होती हो, जहां फोल्डिंग की क्रिया होती हो, ऐसे क्षेत्रों में हमेशा भूकंप आते रहते हैं। जैसे आपका एक बार हिंदू कुश क्षेत्र में, या आए दिन भी आप सुनते हैं कि हिंदू कुछ क्षेत्र में भूकंप आया था, उसका एपी सेंटर अफगानिस्तान में था। तो उसका मुख्य कारण यही है। दूसरा, आइसोस्टैटिक डिस्टरबेंस, भू संतुलन में अव्यवस्था किसी भी कारण से हो सकता है। एक व्यवस्था बनी हुई है, चट्टानों का अरेंजमेंट एज यूजुअल चला आ रहा है, उसमें किसी भी कारण से अगर अव्यवस्था उत्पन्न होती है तो निश्चित रूप से भूकंप आएगा। हिमालय क्षेत्र आप जान रहे हैं कि हिमालय की ऊंचाई दिनों पर दिन बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि भारतीय प्लेट, इंडियन प्लेट का जो क्षेपण हुआ है, जो सबडक्शन हुआ है, जो नीचे जाने की क्रिया है, वो अभी भी जारी है। यही कारण है कि हिमालय की ऊंचाई
अभी भी बढ़ रही है। जब ऊंचाई बढ़ रही है तो उसके आसपास का धरातल अभी भी अव्यवस्थित रूप में रहेगा, जिसके कारण भूकंप की उत्पत्ति होती रहती है। वाटर लोड, जलीय भार, इसके लिए हम और आप जिम्मेवार हैं। एक एग्जाम्पल के उसमें बताएं, जैसे तमाम डैम, जलाशयों के लिए जो बड़े बड़े बांधों का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, जैसे टिहरी बांध, टिहरी बांध का हमने निर्माण किया। वहाँ पहले आप कल्पना करो कि टिहरी बांध बनने से पहले वहाँ कुछ भी नहीं था, चट्टानें व्यवस्थित रूप में थीं। जब मानव अपने विकास के लिए, या मैं तो कहता हूँ कि सबसे प्राणी अपने विकास के लिए बांध बनाया। अब वो शब्द मैंने नहीं कहा, जो मेरे बच्चे हैं वो शब्द अपने आप उनके जहन में आ गया होगा। मानव ने बांध बनाया और जल इकट्ठा किया। अब जल जिन चट्टानों पर इकट्ठा हुआ है, उन चट्टानों पर पहले 1 किलो का वजन भी ऊपर से नहीं था, और अचानक हम लोगों ने बांध बनाकर जलाशय का निर्माण किया और उन चट्टानों पर अरबों खरबों मीट्रिक टन जल का भार दे दिया। अब जब जल का भार ऊपरी चट्टानों पर पड़ेगा तो दबाव बढ़ता चला जाएगा नीचे की चट्टानों में। इससे अव्यवस्था उत्पन्न होती है और भूकंप आने की संभावना कई गुना अधिक हो जाती है। उदाहरण आप ले सकते हैं, महाराष्ट्र में कोयना का भूकंप। कोयना नदी पर जो बांध बनाया गया, भूवैज्ञानिकों द्वारा उसी बांध को कोयना भूकंप का सबसे बड़ा कारण माना गया। तो इस तरह से ये जो तमाम बांध बनाए गए हैं, वो भी भूकंप के एक बड़े कारण समय के अनुसार हो सकते हैं। यही कारण है कि जलाशय वाला जो भाग है, नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा था, आपको मालूम ही है। उसमें 2-3 जो बातें थीं, उसके अलावा एक ये भी बात थी कि आसपास का क्षेत्र अस्थिर क्षेत्र हो जाएगा, भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र हो जाएगा। तो यही कारण है कि जहाँ जहाँ जलाशय बने हैं वो भूकंप की दृष्टि से एक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में हमें दिखाई देता है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन इन अर्थ सरफेस, ये थोड़ा सा विवादास्पद पॉइंट है, कारण है। इसमें विद्वानों का 2 अलग अलग मत है और उसमें मत एक नहीं है। एक मत यानी विद्वानों का एक ग्रुप कहता है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी उस समय पृथ्वी गर्म तप्त तरल अवस्था में थी और उस समय से लेकर आज तक पृथ्वी से लगातार रेडिएशन होता जा रहा है, लगातार विकिरण होता जा रहा है, जिसमें पृथ्वी से ऊष्मा बाहर निकलती जाती है। अब धीरे धीरे पृथ्वी जो तरल अवस्था में थी, इस विकिरण द्वारा ताप के निकलने के बाद ठंडी होती चली गई, जिससे पृथ्वी सिकुड़ती चली गई, या यूं कहे कि पृथ्वी के भूपटल में सिकुड़न होता चला गया। इससे भी भूकंप आने की बात इन विद्वानों द्वारा की गई। लेकिन इसके विपरीत कुछ विद्वानों का यह मत है कि जितनी ऊर्जा या ऊष्मा पृथ्वी से बाहर निकलती है, चूंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी के अंदर हैं, तो उनसे अनवरत हमेशा ऊर्जा जो है वो निकलती रहती है। इस नाते जितनी ऊर्जा निकलती है
जियोथर्मल एनर्जी के रूप में पृथ्वी के पास पुनः उतना मौजूद हो जाती है जिससे वो बैलेंस बना रहता है। यही कारण है कि पृथ्वी में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। ये कुछ विद्वानों का मत है, लेकिन आप दोनों रूपों में समझें। अगर लॉन्ग में आंसर लिखना हो मेंस वगैरह में, तो दोनों बातों की चर्चा आवश्यक है। स्प्रेड ऑफ गैसेज, गैसों का फैलाव। किसी भी कारण से पानी रिस कर नीचे चला गया, जल रिस कर नीचे चला गया। अब नीचे जाने के बाद आप तो जानते ही हैं, टेम्परेचर बढ़ता चला गया और वो जल वाष्प रूप में यानी तरल गैसीय रूप में हो गया, और उस गैसीय रूप में होने के बाद वो गैसें आकर भूपटल में टकराती हैं और उनके टकराने के बाद कंपन होता है, जिसे आप भूकंप कहते हैं। एनलार्ज्ड प्लेट मूवमेंट सबसे बड़ा कारण। स्टेनोस्फीयर पर पहले ही वीडियो में मैंने बताया था आपको, स्टेनोस्फीयर पर सभी प्लेटें गतिशील हैं। गतियां 3 तरह से हो सकती हैं, आमने सामने हो सकती हैं, तब भी भूकंप होगा। इसको आप विनाशात्मक किनारा कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन कहते हैं। जब विपरीत दिशा में प्लेटें मूवमेंट करती हैं तो बीच में जो गैप होता है उस स्टेनोस्फीयर से मैग्मा धरातल के तरफ आता है और वो जमकर ठोस हो जाता है, जिससे नए धरातल का निर्माण होता है। यही कारण है जहाँ प्लेटें 2 विपरीत दिशा में मूव करती हैं, वैसे प्लेट किनारों को संरचनात्मक किनारा कहा जाता है, क्योंकि उससे नित्य प्रति नए धरातल का निर्माण हो रहा है। लेकिन चाहे वो विनाशात्मक किनारा हो या रचनात्मक किनारा हो, हर एक जगह भूकंप आता ही आता है। मूवमेंट प्लेटों में यानी भूकंप। तीसरा जो है, अब मान लीजिए कि एक ही दिशा में दोनों प्लेटें गतिशील हो गई। अब उसमें भले ही कोई अलग अलग स्पीड है, तो कोई प्लेट आगे निकल गई, कोई प्लेट पीछे छूट गई। अब एक प्लेट आगे, ए प्लेट पीछे आगे चली गई और बी प्लेट पीछे आ गई, तो बीच में गैप हो जाएगा, बीच में रिक्त स्थान हो जाएगा। इसी को कहा जाता है फॉल्ट, भ्रंश। अब ये लेकिन इस भ्रंश का जो नाम है वो अलग हो जाता है। पहले आपको इसका नाम, किनारों का नाम बता दें, तो जब एक ही दिशा में प्लेटें गतिशील होती हैं या आगे पीछे गतिशील होती हैं, वैसे प्लेट गतिशीलता को या प्लेट किनारों को संरक्षी किनारा कहा जाता है, कंजर्वेटिव मार्जिन कहा जाता है, क्योंकि इसमें न प्लेटों का विनाश होता है और न ही निर्माण होता है। लेकिन भूकंप इस किनारों पर भी आता है। इस तरह से आपने देखा कि चाहे वो कंस्ट्रक्टिव मार्जिन हो यानी संरचनात्मक किनारा हो, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन हो, विनाशात्मक किनारा हो या संरक्षी किनारा कंजर्वेटिव मार्जिन हो, तीनों मार्जिन्स पर भूकंप आता ही आता है। लेकिन तीसरा जो संरक्षी किनारा मैंने बताया कि एक ही दिशा में 2 प्लेटें गतिशील हुई, एक प्लेट आगे चली गई, एक पीछे छूट गई, इससे जो फॉल्ट निर्मित होता है, इससे जो गैप या भ्रंश निर्मित होता है, उसे रूपांतर भ्रंश, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कहा जाता है। कैलिफोर्निया का सन एंड्रियास भ्रंश इसी संरक्षी किनारों के सहारे निर्मित हुआ है और उस समय से लेकर आज तक वो सन एंड्रियास भ्रंश का क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है। तो इस तरह से आपने देखा कि विभिन्न कारण हैं जिसके कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। लेकिन एक बात और मैं बता दूं कि ये तो प्राकृतिक कारण इसमें से अधिकांश हैं, लेकिन इन प्राकृतिक कारणों के से भूकंप तो आता है, लेकिन उस भूकंप की तीव्रता को मानवीय कार्यों द्वारा और अधिक गति दे दी जाती है, जिससे जो है भूकंप और हानिकारक होता चला जाता है। ये हो गया। अब नेक्स्ट बिंदु पर हम आते हैं कि भूकंपों का मापन किस स्केल से होता है। ध्यान रखिएगा, भूकंपों का मापन 2 स्केल से होता है, एक मार्केली स्केल
और दूसरा रिचर स्केल। मार्केली स्केल एक अनुमानित पैमाना है जिस पर 1 से लेके 12 तक का भूकंप का अंकन किया जा सकता है, लेकिन सबसे जो प्रचलित पैमाना है, सबसे प्रचलित स्केल है, मापक है, वो है रिचर स्केल, जिसे आप रिएक्टर पैमाना कहते हैं। इसमें यह एक गणितीय पैमाना है और इस पर हम 1 से 9 तक तीव्रता वाले भूकंपों का मापन होता है। और एक बात ध्यान से सुनिएगा कि इसमें एक बिंदु के बाद दूसरा बिंदु में ऊर्जा, भूकंपीय ऊर्जा लगभग 10 गुना अधिक होती है। अब मान लीजिए, इसको एग्जाम्पल से आपको एक बता दें कि कहीं पर 1 तीव्रता का भूकंप आया और कहीं पर 2 तीव्रता का भूकंप आया, तो दोनों में 1 का अंतर नहीं होगा। 1 तीव्रता वाले से 2 तीव्रता वाला 10 गुना एनर्जेटिक भूकंप होगा, यानी एक से दूसरे की जो तीव्रता है वो 10 गुना ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हर एक बिंदु पर 10 गुना एनर्जी उसमें बढ़ती चली जाती है। अब भूकंप के प्रकार, तो प्रकारों का वर्गीकरण भी इसी आधार पर किया गया है। ज्वालामुखीय भूकंप, भ्रंश से निर्मित भूकंप, भूपटल में असंतुलन के कारण निर्मित भूकंप, जलीय भूकंप, आपके धरातल में संकुचन के कारण उत्पन्न भूकंप, इस आधार पर किया गया है। एक आधार गहराई के आधार पर किया गया है, साधारण भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप और तीसरा अति गहराई में उद्भवित या डीप फोकस्ड अर्थक्वेक। सबसे पहले 0 से 50 किलोमीटर तक की गहराई तक अगर किसी भूकंप की उत्पत्ति होती है तो उसे हम साधारण भूकंप कहते हैं। 50 से 250 किलोमीटर की गहराई तक अगर किसी भूकंप की उत्पत्ति होती है तो उसे इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती भूकंप कहते हैं। और अगर 250 से 700 किलोमीटर की गहराई में अगर किसी भूकंप की उत्पत्ति होती है तो उसे अति गहराई में निर्मित भूकंप या डीप फोकस्ड अर्थक्वेक कहा जाता है। एक और शब्द आपके क्वेश्चन में पूछता रहता है, प्लूटोनिक अर्थक्वेक, प्लूटोनिक भूकंप। अत्यधिक गहराई में जिस भूकंप की उत्पत्ति होती है उसी को प्लूटोनिक भूकंप कहा जाता है, या अत्यधिक गहराई में उत्पत्ति हुए भूकंपों को प्लूटोनिक भूकंप कहते हैं। तो इस तरह से ये 3 मुख्य प्रकार है, गहराई के आधार पर, कारणों के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर। ये सब जितने भी कारण हैं उतने नाम आप ले लेंगे, भूकंप का प्रकार हो जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दें, भूकंपों का वितरण। सबसे ज़्यादा, पहला आपने देखा था कारण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण कौन है भाई? तो वोल्केनिक एक्टिविटी। सबसे ज़्यादा वोल्केनो कहाँ आते हैं? आपका आंसर होगा प्रशांत महासागर के दोनों तटों पर, जिसे आप परिप्रशांत तटीय क्षेत्र कहते हैं। ज्वालामुखी में मैंने आपको बताया था, उसे आप रिंग ऑफ फायर कहते हैं, अग्नि वलय कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि विश्व में मोर देन 62% वोल्केनोज उसी क्षेत्र में आता है। और इसी तरह से प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों में विश्व का 62% से भी अधिक भूकंप भी आता है। और उसका सबसे बड़ा कारण ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है। अब ज्वालामुखी उद्गार क्यों होता है, इसके पहले वाला अगर वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें
अब आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन एक बार फिर आपको बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्लेटें मिलती हैं, उसमें भी दो अलग अलग स्वभाव की विभिन्न प्लेटें मिलती हैं। अलग स्वभाव मतलब एक प्लेट स्थलीय, दूसरी प्लेट जलीय। जैसे आपका एशियन प्लेट स्थलीय, पैसिफिक प्लेट जलीय, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट स्थलीय, पैसिफिक प्लेट जलीय, साउथ अमेरिकन प्लेट स्थलीय, पैसिफिक प्लेट जलीय। तो इस तरह से विभिन्न स्वभाव की प्लेटों के मिलने के कारण विश्व का 62% से भी अधिक भूकंप यहाँ पर आता है। दूसरा जो भूकंप का महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र। मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र आपके भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी से प्रारंभ होकर यूरोप, एशिया होते हुए बंगाल की खाड़ी यानी आपके अंडमान द्वीप, म्यांमार तक वो श्रृंखला चली जाती है, वो चेन चली जाती है। ये क्षेत्र चूंकि नवीन बलित पर्वतों का है, कारण बताते समय मैंने बताया था कि नवीन बलित पर्वतों का जो भी क्षेत्र है वो अभी भी वर्तमान में भी अस्थिर क्षेत्र है, जिसके कारण भूकंप की दृष्टि से वे सभी क्षेत्र संवेदनशील हो जाते हैं। अब आप वहाँ से अगर हम भूमध्य सागर से चलते हैं तो टर्की आपको मिलेगा। टर्की में आपको पोंटिक, जाग्रोस, आगे बढ़ जाइए फिर यूराल, आल्प्स, हिंदुकुश, कोत, सुलेमान, इसके बाद अपना आ जाइए जहाँ भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है काराकोरम, फिर आ जाइए हिमालय, ट्रांस हिमालय की सभी श्रेणियों के बाद हिमालय, सभी नवीन बलित पर्वत। इसके कारण यह दूसरा महत्वपूर्ण भूकंप की दृष्टि से क्षेत्र है। तीसरा क्षेत्र है मध्य अटलांटिक कटक, ज्वालामुखी वाले में मैं बताया था आपको, मध्य अटलांटिक कटक, जहां पर प्लेटें दो विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं और वहां पर स्टेनोस्फीयर से मैग्मा निकलता रहता है, जिससे उत्तरी अटलांटिक से दक्षिणी अटलांटिक एक लंबाकार पर्वत बन गया है, जिसे आप कटक कहते हैं, रीज कहते हैं। और उस कटक के सहारे ये प्लेटों की गतिशीलता अनवरत जारी है। यही कारण है कि मध्य अटलांटिक कटक के सहारे हमेशा भूकंप आते रहते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावे जो अन्य प्लेटों के भी किनारे हैं, चाहे वो मेजर प्लेट्स हों या माइनर प्लेट्स हों, उनके किनारों पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं। तो इस तरह से ये वैश्विक परिदृश्य में देखा जाए तो जहाँ भी प्लेट किनारे हैं या नवीन मुर्दार पर्वतों के क्षेत्र हैं, वो भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र हो जाते हैं। जहाँ तक भारत का सवाल है तो भारत को भी जब इंडिया पढ़ाएंगे तो डिटेल बता देंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दें, भारत को भूकंप की दृष्टि से मुख्य रूप से ध्यान दीजिएगा 5 जोन में विभाजित किया गया है। इसमें उसकी तीव्रता के आधार पर, उसकी संवेदनशीलता के आधार पर, इसमें सबसे खतरनाक जोन 5 है, जो हिमालय का क्षेत्र है, हिमालय का तराई भाग है। इसके साथ ही साथ जो गुजरात का तटीय भाग है, खास करके भुज का जो एरिया है, इन क्षेत्रों को जोन 5 में रखा गया है, जो भूकंप की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है। तो इस तरह से आपने देखा कि भूकंप से संबंधित जो कठिन शब्द थे उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, अक्सर क्वेश्चन मुझसे पूछता रहता है। दूसरा, भूकंपीय तरंगे कौन कौन सी हैं, और एक बात और बता दें, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब P और S तरंगे जाती हैं तो कुछ क्षेत्र 105 डिग्री से 145 डिग्री, पृथ्वी के आंतरिक भाग में 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच ये भूकंपीय तरंगे नहीं पहुंच पाती हैं, वहां से घूम जाती हैं
उस क्षेत्र को शैडो रीजन कहा जाता है, भूकंप छाया क्षेत्र कहा जाता है। तो आज आपने भूकंप के विषय में डिटेल अध्ययन किया। आप एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी ही बातें आपको समझ में आएंगी। और एक कंसेप्चुअल पेपर होता है, स्टैटिक पेपर होता है, इसमें जल्दी कुछ चेंज नहीं होता। अब जो भूकंप के कारण है वही है, उसमें कोई जल्दी चेंज नहीं होगा। तो एक बार अगर अच्छे से समझ लिया जाए तो ज्योग्राफी का प्लस पॉइंट है ये। तो हमेशा के लिए कोई भी क्वेश्चन भूकंप चैप्टर से आपसे पूछा जाएगा, आप इत्मीनान से आंसर दे लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस अर्थ मूवमेंट से संबंधित जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका अध्ययन किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।